हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, जो कि अपने सेमेस्टर नंबर 2 में है ओडिशा के। तुम अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से भी हो तो तुम भी पढ़ सकते हो। तुम्हारे कोई भी एक सेमेस्टर में कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ बोल के सब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, तो अपना सिलेबस मैच कर लेना, सिलेबस जरूर से मैच होगा। पिछले क्लास का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर हम पहला 3 टाइप ऑफ कंपनी पढ़ चुके हैं। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो तीनों मैं होप करता हूं कि तुम पुराना वीडियोस देखे होगे, क्लियर हो गया होगा। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज में। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है अपना, वो है पॉइंट नंबर डी, दैट इज योर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। 3 कंपनी पढ़े थे, ओपीसी, पब्लिक, प्राइवेट। ये अपना चौथा टाइप ऑफ कंपनी है, कॉल्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, ठीक से समझना। गारंटी का मतलब होता है किसी को कोई आश्वासन देना, किसी को कोई प्रॉमिस करना कि हाँ कुछ हुआ तो हम देख लेंगे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गारंटी। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, जब कंपनी बनता है, एक कंपनी सपोज बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब कंपनी नॉर्मली क्या होता है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी अपने अपने लोगों को, अपने पर्सन्स को, अपने जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है, उनको शेयर्स इशू करता है और बदले में उन लोगों से क्या करता है, पैसे लेता है। ठीक है, लेकिन ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है, ये कौन सा टाइप ऑफ कंपनी होता है, ये कंपनी को पैसे का जरूरत नहीं है। सर, पैसे का जरूरत नहीं है, ऐसा कभी होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल, ये कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है, इसके पास डोनेशंस, गवर्नमेंट फंडिंग और बहुत सारी जगह से पैसा आ जाएगा। पैसा का चिंता नहीं है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी को अपने मेंबर से पैसा नहीं चाहिए। तो जब कंपनी को पैसा ही नहीं चाहिए अपने मेंबर लोगों से, तो कंपनी को फिर शेयर्स इशू करने का जरूरत ही नहीं है। तो सर, शेयर ही इशू नहीं होगा तो क्या कंपनी बन सकता है? यस, बिना शेयर इशू किए भी कंपनी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए ही नहीं। शेयर इशू करने का पर्पस होता है कि हम शेयर्स बेचेंगे और बदले में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कंपनी को जो है चलाएंगे हम। लेकिन यहां पे जो है कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है, तो कंपनी क्या करता है, जब मेंबर्स बनाता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो पैसा नहीं लगा रहे कंपनी में, क्योंकि कंपनी को अभी पैसे का जरूरत है नहीं। तो कंपनी क्या बोलते हैं अपने मेंबर्स को, एक काम करो, तुम मेंबर तो बनो, लेकिन तुमको एक मिनिमम अमाउंट गारंटी देना पड़ेगा कि अगर कंपनी को पैसा का जरूरत पड़ा, कंपनी जब बंद हो रहा होगा, वाइंड अप हो रहा होगा और कंपनी को पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो तुम प्रॉमिस करो, तुम गारंटी दो कि तुम कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो ये जो पर्सन मेंबर बन रहा है, ये गारंटी देता है कि कंपनी जब बंद होगा, मैं 5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो मेंबर है, इसका लाइबिलिटी लिमिटेड है। कितना तक लिमिटेड है? अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन। जितना रुपए का वो गारंटी लिया है, उसका लाइबिलिटी उतना तक सीमित होगा। जैसे कंपनी में मेंबर बनते वक्त तुम 5 लाख का गारंटी लिए थे, तो तुम्हारा लाइबिलिटी अप टू 5 लाख रुपीस होगा। क्लियर है ये? तो ऐसा कंपनी क्या बनता है सर? बिल्कुल बेटा, ऐसा कंपनी बनता है। अगर कंपनी को पैसे का जरूरत नहीं है तो कंपनी शेयर क्यों इशू करेगा, तुम खुद सोचो, है ना। देखना, सेक्शन 2 सेक्शन लर्न रहेगा तो अच्छी बात है, वरना एग्जाम में कोशिश करना सेक्शंस ना लिखने का। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड इट एज अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake by memorandum to contribute to the assets of the company in the event of winding up। ध्यान रखना, कब? in the event of winding up
कंपनी अपने लाइफ टाइम में जब पैसे का जरूरत पड़ेगा तब वो मेंबर से पैसा नहीं मांग सकता। कंपनी जब बंद हो रहा होगा तभी कंपनी जो है अपने मेंबर से पैसा मांग सकता है, जितना मेंबर गारंटी दिया था। क्लियर है ये? तो ये कंपनी क्या करता है, कंपनी अपने मेंबर्स को बोलता है कि आओ गारंटी दो और आ जाओ, बन जाओ मेंबर कंपनी का। कंपनी को गारंटी का पैसा कब मिलेगा? अगर कंपनी बंद होगा, जिस दिन बंद होगा कंपनी को पैसे का जरूरत होगा, मेंबर्स पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन। क्लियर है? Thus the liability of the member of a guaranteed company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum। तो जितना रुपया मेमोरेंडम में लिखा हुआ है मेंबर्स का लाइबिलिटी उतना तक लिमिटेड होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर। तो ये तो पढ़ के ही पता चलता है कि ऐसे टाइप ऑफ कंपनी को पैसे का जरूरत नहीं है, ये अपने मेंबर लोगों से पैसा नहीं ले रहा है। ठीक है? Therefore, such a company may be useful only when no working funds are required। ऐसा कंपनी कब बनाना है? जब पैसे का जरूरत नहीं है। No working funds are needed or where needs can be fulfilled from other sources like endowment, fee, charges, donation, etc। ये सब जगह से अगर पैसा आ सकता है तो फिर हमको मेंबर से पैसे का जरूरत नहीं है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कब सुइटेबल रहता है? या तो पैसे का जरूरत ही नहीं है कंपनी को, या फिर जो पैसे का जरूरत है वो पूरा हो सकता है। कहां से? डोनेशन से, फी से, या कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट से, ये सब से पैसा मिलने वाला है, तो हमको अपने मेंबर से पैसे का जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट जो सबसे कॉमन है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नाम से पता चलता है ये कंपनी क्या करता है, पब्लिक को शेयर्स इशू करता है, और जो जितना रुपए का शेयर्स खरीदा उसका लाइबिलिटी मैक्सिमम उतना होगा। ठीक है? जैसे कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो, रिलायंस, टाटा, अंबानी, तुम्हारा अडानी, किसी को भी ले लो, सबका कौन सा कंपनी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। सब मार्केट में शेयर इशू किए और पब्लिक से पैसा उठाए हैं। ठीक है? तो कंपनी क्या करता है, शेयर इशू करता है पब्लिक को, और पब्लिक जो है बदले में पैसा देता है कंपनी को। तो एक पब्लिक का लाइबिलिटी कितना है? जितना रुपए का वो शेयर्स खरीदा है मैक्सिमम उतना है। जैसे आज मैं 10 रुपए का शेयर अगर खरीदता हूं रिलायंस में, तो कंपनी को चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, मेरा लाइबिलिटी मैक्सिमम 10 रुपीज तक ही होगा। मैं 10 रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। और अगर सपोज 10 रुपए का शेयर है, मैं 8 रुपए अभी तक कंट्रीब्यूट कर चुका हूं, तो मेरा मैक्सिमम लाइबिलिटी और कितना है, और मैं सिर्फ 2 रुपए तक कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल हूं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होता है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। जितना पैसा हम शेयर्स पे नहीं दिए हैं अभी तक, हमारा लाइबिलिटी मैक्सिमम उतना ही होगा। ठीक है? देखना सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज दैट डिफाइंस दैट व्हेन अ लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड by its memorandum of association to the amount if any unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares। तो वो कंपनी जहां पे मेंबर्स का लाइबिलिटी कितना है, लिमिटेड है, अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर, जितना रुपया वो शेयर के ऊपर अभी तक नहीं दिए हैं, उनका लाइबिलिटी मैक्सिमम उतना ही होगा, उनको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है? इट दस इंप्लाइज दैट फॉर मीटिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी द शेयर होल्डर मे बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट ओनली टू द एक्सटेंट द अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड ऑन द शेयर होल्डिंग्स। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कंपनी को चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, कंपनी का कितना भी लाइबिलिटी अराइज क्यों ना हो जाए, शेयर होल्डर
मैक्सिमम कितना पैसा देगा, जितना पैसा उसका अनपेड है ऑन द शेयर। जैसे 10 रुपए का शेयर है, हम 8 रुपए दे चुके हैं, तो हमारा मैक्सिमम लाइबिलिटी 2 रुपए ही होगा। चाहे कंपनी को 2 करोड़ रुपए देना हो लाइबिलिटी, हम लेकिन कंपनी को 2 ही रुपए देने के लिए लायबल होंगे। हमको कंपनी के लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी, हिज मतलब हुज, शेयर होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एनकम्पास्ड टू मीट द कंपनीज डेट। कंपनी का डेट के लिए शेयर होल्डर का पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा। क्लियर है ये? दिस टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंपनी आती है वो आता है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, होल्डिंग किसको बोलते हैं और सब्सिडियरी किसको बोलते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 बताता है कि होल्डिंग सब्सिडियरी क्या है। होल्डिंग का मतलब मोटा मोटी समझें तो होल्डिंग का मतलब होता है बड़ा कंपनी जो कि कंट्रोल करता है किसी दूसरे कंपनी को। तो जो कंपनी कंट्रोल कर रहा है उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और जो कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है उसको सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। तो जो बड़ा कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी, जो छोटा कंपनी है वो सब्सिडियरी कंपनी होगा। तो सर ये कंट्रोल कैसे होता है? 2 चीजों से होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, वो हम लोग यहां पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखना, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी रिलेटिव टर्म्स, एक साथ समझने वाला कॉन्सेप्ट है ये, रिलेटेड टर्म्स है। Whereas section 2 subsection 87 defines subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company has। तो यहाँ पे कुछ विशेष बात नहीं बोला पहला पैराग्राफ में, वो बोल रहा है कि सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलेंगे? जिसमें होल्डिंग कंपनी का क्या है? 2 चीज है। होल्डिंग कंपनी का क्या है? 2 चीज। पहला, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक से समझना, मैं एग्जांपल से बताता हूं तुमको। किस चीज को बोलते हैं? कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये किस चीज को बोलते हैं? ठीक से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है सर, इसको छोटा बनाओ सर, छोटा कंपनी है ये। हाँ बेटा, इसको छोटा बनाते हैं, रुको। बी लिमिटेड। ठीक है, अब बी लिमिटेड में कौन होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स है कौन होंगे? मैक्सिमम डायरेक्टर्स जो है या ऑल डायरेक्टर्स कौन होंगे, वो डिसाइड करने का पावर किसके पास है? ए लिमिटेड के पास। मतलब ए लिमिटेड डिसाइड करता है कि बी लिमिटेड के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स कौन होंगे या सारे के सारे डायरेक्टर्स कौन होंगे। इसका मतलब ए लिमिटेड कंट्रोल करता है बी लिमिटेड के कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बी लिमिटेड में कौन डायरेक्टर के पोस्ट में रहेगा वो कौन डिसाइड करता है? ए लिमिटेड। तो ऐसे केसेस में ए लिमिटेड को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड को बोला जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर है ये? तो पहला पॉइंट हो गया, वो कंपनी जो दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है। कॉम्पोजिशन मतलब मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स कौन होंगे वो ए लिमिटेड डिसाइड करता है। तो ए लिमिटेड यहां पे होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड यहां पे सब्सिडियरी कंपनी होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट,
और क्या बोल रहा है, तो ये पॉइंट क्लियर है, कंट्रोल्स ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। सेकेंड पॉइंट, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब 50% से ज्यादा, मतलब 51%, तो 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हमारे पास है किसी दूसरी कंपनी का, तो वो दूसरा कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है और हम क्या है, हम बड़ी कंपनी, हम होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी, ये समझते हैं क्या बोलता है, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं इसको भी। कंट्रोल्स 51% और मोर वोटिंग राइट्स, ये क्या चीज होता है समझते हैं। 51% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 51% क्या है, वोटिंग पावर है, मतलब 51% शेयर्स का मालिक कौन है, ए लिमिटेड है यहां पे। तो ए लिमिटेड मेजॉरिटी वोटिंग पावर रखा है, मतलब बी लिमिटेड में जो कुछ भी होगा वो कौन डिसाइड करता है, ए लिमिटेड, क्योंकि मेजॉरिटी ए लिमिटेड के पास है। तो ऐसे केस में ए लिमिटेड को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड को बोला जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर है ये? 51% वोटिंग राइट्स है। एक और इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं तुमको। अब जैसे बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के पास सपोज सी लिमिटेड का 60% वोटिंग राइट्स है, ठीक है, ठीक से समझना। बी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड का 60% वोटिंग राइट्स है, तो अब क्या होगा, सी लिमिटेड बना सब्सिडियरी और बी लिमिटेड यहां क्या बनेगा, बी लिमिटेड बनेगा होल्डिंग। किसके लिए होल्डिंग बन रहा है, सी लिमिटेड के लिए। क्लियर है ये? तो क्या सर सी लिमिटेड जो है ए लिमिटेड का भी होल्डिंग, मतलब ए लिमिटेड भी क्या सी लिमिटेड का सब्सिडी होल्डिंग बनेगा? द आंसर इज यस। क्योंकि देखो ध्यान से समझना, सी लिमिटेड को कौन कंट्रोल करता है, सर सी लिमिटेड को तो बी लिमिटेड कंट्रोल करता है, और बी लिमिटेड को कौन कंट्रोल करता है, बी लिमिटेड को ए लिमिटेड कंट्रोल करता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ए लिमिटेड जो है सी लिमिटेड को भी कंट्रोल करता है, मतलब ए लिमिटेड भी होल्डिंग कंपनी है किसका, सी लिमिटेड का, और सी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी होगा। क्लियर है ये? क्या सर और भी आगे अलाउड है, सी फिर डी का, डी फिर ई का, ऐसे हो सकता है? नहीं, कंपनीज एक्ट सिर्फ 2 लेयर्स अलाउ करता है। 2 लेयर्स मतलब ए बी एक लेयर, बी सी दूसरा लेयर, सी डी और आगे नहीं बन सकता, ठीक है। तो 2 लेयर्स अलाउड है कंपनीज एक्ट के अंदर, उससे ज्यादा लेयर्स अलाउड नहीं है। क्लियर है ये? तो फिर रिवाइज कर कंप्लीट करते हैं इसको एक बार फटाफट से। होल्डिंग सब्सिडियरी किसको बोलेंगे, 2 चीजों से। पहला, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस कंपनी में कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरा, एक्सरसाइज कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स, जितना भी टोटल वोटिंग राइट्स है उस कंपनी का 51% या उससे ज्यादा हमारे पास है, तो हम होल्डिंग हुए और दूसरा सब्सिडियरी कंपनी होगा। क्लियर है ये? एक छोटा सा पॉइंट पिछले क्लास के टॉपिक में मैं बताना छोड़ दिया था, मैं बोला था आगे चल के पढ़ेंगे, वो ये वाला टॉपिक था। ध्यान से समझना इसको क्या बोला है, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक से समझना, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी। तो एक सब्सिडियरी कंपनी है
ठीक है, नाम रख लो इसका, नाम है इसका ए लिमिटेड, ठीक है। नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं है, shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। ठीक से समझना, ठीक है। एक ये सब्सिडरी कंपनी है, नाम बदल देता हूं इसका थोड़ा, छोटी कंपनी है ना, इसका नाम बी लिमिटेड रख देते हैं, ठीक है। तो बी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है और ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो बी लिमिटेड नहीं होगा ना, फिर बी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि पता होगा तुमको प्राइवेट कंपनी का नाम क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी का नाम एंड होता है विद द वर्ड लिमिटेड, ठीक है। और इसका एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है, ए लिमिटेड, और ये कौन सी कंपनी है, होल्डिंग, और ये कौन सी कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। ठीक से समझना है बात, ठीक है। ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, बी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है, किसका, ए लिमिटेड का, लेकिन बी प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक है और होल्डिंग कंपनी जिसको कंट्रोल कर रहा है वो सब्सिडियरी कंपनी प्राइवेट है, तो लॉ बोलता है कि इस बी को भी हम क्या मान के चलेंगे, पब्लिक मान के चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक है और सब्सिडियरी कंपनी प्राइवेट है तो भी लॉ बोलता है कि ये जो सब्सिडियरी कंपनी है दिस शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। मतलब सब्सिडियरी है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन हम लॉ के लिए हम इसको पब्लिक कंपनी मान के चलेंगे, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में है, एक पब्लिक कंपनी के कंट्रोल में है, इसीलिए ये कंपनी क्या कहलाएगा, पब्लिक कंपनी कहलाएगा। क्लियर है। तो ये जो बी लिमिटेड है तो सब्सिडियरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बट क्योंकि इसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो पब्लिक है, इसीलिए ये सब्सिडियरी भी प्राइवेट होते हुए मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक कंपनी है। क्लियर है ये। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशंस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज। तो आज के वीडियो में हम पढ़े कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में। टाइप्स ऑफ कंपनीज अभी बचे हुए हैं, अभी और बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज आना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।